सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक आरोहो का वही पुराना चैप्टर जामुन का पेड़ लेकर आपके समक्ष हैं। उम्मीद करती हूँ छात्रों, जितना मैंने उस दिन पढ़ाया था उतना आपने अच्छे से समझा होगा। इसी उम्मीद के साथ अब हम अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए आप पेज नंबर 106 106 पेज निकाल लीजिए, पेंसिल साथ में रखिए और मेरे साथ साथ पाठ का पठन करते रहिए। ठीक है छात्रों? हाफ ईयरली के बाद आपका ये फर्स्ट चैप्टर है। आप जितना पढ़ाया जाता है उतना ही लिखोगे, जितना मैं बोलती हूँ उतना ही याद करोगे। इससे ज्यादा कर सकते हो, कम नहीं। ठीक है? चीटिंग बच्चे कहाँ करते हैं? जब वो याद नहीं करते, जब वो उस चैप्टर को नहीं समझते। जब आप साथ के साथ उस चैप्टर को समझ जाओगे तो चीटिंग का जो भूत है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। क्लियर? चैप्टर पाठ पढ़ेंगे। पाठ गया है जामुन का पेड़ और लेखक कृष्ण चंद्र। जिस पाठ के लेखक हैं चंद्र। और इसमें जामुन के पेड़ के बारे में, जैसा कि मैंने पिछले आपके क्लास में भी बताया था कि जामुन के पेड़ का इस पाठ में ही जिक्र किया गया है कि एक जामुन का पेड़ एक लोन में गिर जाता है। उस जामुन के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति, एक आदमी मर जाता है, दब जाता है और जो फाइल है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट तक जाती है, दूसरे से तीसरे, तीसरे में चौथे, और ऐसा करते करते 4-5 दिन बीत जाते हैं और वो दबा हुआ व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ठीक है? आधा वर्ड टू वर्ड हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम पुनः इस पाठ का पठन करना शुरू करेंगे। पेज नंबर 106। देखिए, आदमी को काटने वाली युक्ति, आदमी को काटने की युक्ति एक किसने क्लास में सुझाई कि आदमी को काट दिया जाए, पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, उसके बाद उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसको पुनः ठीक कर दिया जाएगा। इस सुझाव को क्या किया जाता है? देखिए, आदमी को काटने वाली जो युक्ति थी प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक जो सर्जरी है कितनी उन्नति कर चुकी है, कितनी तरक्की कर चुकी है प्लास्टिक सर्जरी। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल दिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान को से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है कि जब इसके 2 टुकड़े काट कर हम इसको बाहर निकालेंगे तो फिर से प्लास्टिक सर्जरी करवा कर इस आदमी को जोड़कर पुनः इसको जीवित किया जाएगा। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। उसके बाद फाइल कहाँ जाती है? मेडिकल डिपार्टमेंट में। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे जो योग्य प्लास्टिक सर्जन था छानबीन के लिए भेज दिया गया, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के लिए एक सर्जन की जरूरत थी। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव देखा, वहीं पड़े का छात्रों नाड़ी की गति को देखा, ऐसे उसने पकड़ा और कि इसकी जो नाड़ी है वो सही चल रही है, इट मीन्स ये जीवित है। दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। ऑपरेशन हो जाएगा, प्लास्टिक सर्जरी जो थी वो सक्सेस हो जाएगी, लेकिन आदमी जीवित नहीं बचेगा। इसलिए यह फौरन फैसला भी फौरन रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। उसके बाद मामले को पुनः ऊपर लाया गया। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है हम सब काम जो है वो ठीक से हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगा फुल न करोगे, लेकिन ये मिर्जा गालिब का शेर है छात्रों, तगा फुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक।
माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, हैरान होकर क्या बोलता है, क्या तुम शायर हो? अब बात किसके आगे? शायरी की। दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया इस तरह से। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, फिर माली चपरासी को बताता है, चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। क्योंकि छात्रों, एक बात को फैलते हुए, अच्छाई को फैलते हुए बहुत समय लग जाता है, और जो बुराई है वो फैलते हुए टाइम नहीं लगता। आजमान में देख लीजिए, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए इकट्ठा हो जाता है। इसकी चर्चा भी पूरे शहर में फैल जाती है। गली गली, शहर शहर, सबको पता चल जाता है कि दबा हुआ आदमी क्या है? शायर है। सेक्रेटेरिएट का लोग भांति भांति के कवियों से भर जाता है और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का वातावरण हो जाता है। और कई क्लर्क अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे और कई क्लर्क उनको अपनी कविताओं पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला लिया कि चूंकि दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चरल, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, वो कौन सा डिपार्टमेंट करता है? कल्चरल डिपार्टमेंट में है। कल्चरल जो डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेट से छुटकारा दिलवाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उन्होंने पूछा। जब इंटरव्यू लेने की बारी आती है तो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उसी से दबे हुए व्यक्ति से भी क्वेश्चन किया जाता है कि क्या तुम कवि हो? जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो, कि तुम्हारा उपनाम क्या है? जिस प्रकार जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला उपनाम उनका हो गया। उसी तरह इस कवि से पूछा गया कि तुम्हारा उपनाम क्या है? उन्होंने क्या नाम बोला? ओस। ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह है ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार से सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। तो उसने क्या जवाब दिया दबे हुए व्यक्ति ने? नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? तो उफ, कैसे भूल हो गई आपसे? कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में पड़ा हुआ है कि जिसको कोई भी नहीं जानता। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास गया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। उस दबे हुए आदमी को वहीं पर चुनाव पत्र दे दिया जाता है। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबा हुआ आदमी बोलता है। करहा कर उसने कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी। उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में दबा हुआ है। छात्रों, आज आपने ये जो पाठ था, इसका पठन सुना। इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा पाठ है। जिस तरह से
एक दबे हुए व्यक्ति को निकालने के लिए कौन कौन सी तरकीब उपाय अपनाई जाती है, कहाँ कहाँ उसकी फाइल को भेजा जाता है, कितने दिन बीत जाते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते जाते, और दबा हुआ व्यक्ति आखिरी में जब अंत होता है तो उसकी डेड बॉडी को ही निकाला जाता है। ठीक है तो जितना मैं थोड़ा थोड़ा चैप्टर बेटा इसलिए पढ़ाती हूँ कि ताकि आप उतना ही अच्छे से पढ़ लो, एक एक वर्ड आपको बेटा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। जिस भी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं आता है वो मुझसे ग्रुप में पूछोगे या डाउट क्लियरिंग सेशन होगा उसमें भी आप पूछ सकते हो, लेकिन पूछना आपको है। जब आप पूछोगे जब भी मैं बता पाऊंगी, नहीं मुझे क्या पता कि आपको बेटा क्या समझ आया है क्या नहीं। ठीक है बेटा, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। अगले प्रकरण में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है और पढ़ाई करते रहना है और टाइम पर योगा अभ्यास भी करना है और अपना ख्याल रखना है। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।